वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे, उसी के क्रम में एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी में आता है, जिसका हम जिक्र करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण से रिलेटेड एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर बन जाते हैं। तो उसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो पर्यावरण दिवस के रूप में लिया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बेसिकली क्या है, सब जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बेसिकली क्या है कि 1972 में 1972 में स्टॉकहोम में, ठीक है, जो प्रथम जलवायु सम्मेलन हुआ था, ये 5 जून को ही हुआ था। तो इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह घोषित किया गया है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलाशयों में यूट्रिफिकेशन होता है, मतलब यूट्रिफिकेशन किसके कारण होता है? जनरली जैसे जैसे हम मानव जनित, मतलब मानव जो क्रिया से, जैसे मानव ने प्रदूषण क्रिया हो गई, या मानव द्वारा जैसे पर्यावरण को नुकसान होता है, जिस वजह से वृक्षों की मृत्यु हो जाती है, पौधों की मृत्यु हो जाती है। उन मृत्यु के होने के बाद, पौधे के सड़ने आदि के बाद जलाशयों में बहुत ज़्यादा शैवाल आदि उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब हरे रंग का शैवाल आपने देखा होगा, तो उसे एक ब्लूम के शैवाल ब्लूम भी कहा जाता है। तो यह यूट्रिफिकेशन बेसिकली होता है शैवालों की अत्यधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस लिए मनाया जाता है? ये 5 जून को बता दिया। कब मनाया जाता है मतलब वो बता दिया है। अब देखिए, ये है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुद्दा, और हम लोग अभी फिलहाल 2023 में हैं। तो निश्चित रूप से जो भी हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है, मतलब 2023 लास्ट तक यही पूछा जा सकता है। तो इसका जो 2022 विश्व पर्यावरण दिवस था, इसका सम्मेलन स्वीडन में हुआ था। ठीक है, स्वीडन में हुआ था। और इसकी जो थीम थी वो थीम थी, ये आप नोट करिएगा, ओनली वन अर्थ। ये इसकी थीम थी। तो आपको बिल्कुल इसको कंठस्थ करके चलना है कि ओनली वन अर्थ। ठीक है, और हिंदी में कहें तो केवल एक पृथ्वी, ये इसकी थीम थी। तो ये था इसका विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, निम्न में से कौन सा भारत में एक निवर्णीकरण, मतलब निवर्णीकरण मतलब डिफोरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है? ठीक है, मतलब हम वन हटने के कारण कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हिमालय के जल स्रोतों का सूखना बिल्कुल ठीक है, जैव विविधता हानि बिल्कुल ठीक है, मृदा प्रदूषण बिल्कुल ठीक है, नगरीकरण नहीं है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन नगरीकरण का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तेजाब वर्षा पर्यावरण निम्न प्रदूषणों के कारण होती है। जो तेजाब वर्षा होती है वो बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है। बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा, कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड भी दिया होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? तो सब जानते हैं अल्ट्रावायलेट के रेस को। अच्छा, ओजोन परत पूछा जाता है कि वायुमंडल की कौन सी लेयर में पाई जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे हम जैसे दाब के आधार पर जो वायुमंडल की परत के विभाजन करते हैं, वह है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद आपको समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। तो इस तरीके से होता है। तो ये जो आपकी क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल के निचले भाग में यहाँ पर पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हरित ग्रह प्रभाव क्या है? हरित ग्रह प्रभाव क्या है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के अधिकरण के कारण, ग्रीन हाउस जैसे मान के चलो CO2 है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, सी कार्बन मीथेन हो गया। ठीक है, और ये मीथेन हो गया। ठीक है, और CFC गैसें जो होती हैं, जो आपके AC वगैरह में होती है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें में आती है। इनकी वजह से क्या होता है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ने के कारण हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, उनके पिघलने की संभावना होती है और समुद्र जल का स्तर बढ़ने की संभावना होती है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा पर्यावरण है उसका पूरा कहते हैं कि आप समझ लीजिए कि एक तंत्र पूरा बिगड़ जाता है। जब एक्चुअली जो पर्यावरणीय जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम, वो उस पर बिगड़ने की संभावना रहती है। तो ये होता है हरित ग्रह प्रभाव होता है। तो ये किस लिए होता है? तो 4 का आंसर क्या हुआ? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान को बढ़ना, सिर्फ यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, निम्न में से अम्बल्सा के लिए कौन उत्तरदायी है? कभी के एग्जाम पूछते हैं कौन उत्तरदायी नहीं है, तो ये नहीं वर्ड को एक बार एग्जाम में ध्यान करके चलिएगा।
तो उत्तरदायी है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका मैंने आपको पहले बताया है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अजैव अवक्रमणीय प्रदूषक है? मतलब अजैव मतलब अजैविक, जैविक मतलब क्या होता है, फल सब्जियां आदि हो गया, ठीक है, या फिर आप मान के चलिए कोई ऐसा सड़े गले पदार्थ हो गए, बहुत अवशिष्ट पदार्थ हो गए मानव के, जैविक जो जैविक पदार्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अवशिष्ट पदार्थ हो गए, मानव जनित हो गए, पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, फल सब्जी आदि के छिलके वगैरह हो गए, तो जैविक पदार्थ जो होते हैं वो आता है, जैविक हो गया। ठीक है, अजैव मतलब जो जैविक से कोई मतलब नहीं, जैसे मान के चलिए लोहा हो गया, या टिन का प्रदूषण हो गया, या फिर अलग अलग धातु प्रदूषण जैसे हो गया, ठीक है, जिसका जैविक से कोई संबंध नहीं, जिंदा मतलब जैविक मतलब जिंदा से, तो वो अजैव हो गया। तो अजैव अवक्रमणीय प्रदूषक है। अजैव में क्या करा रहा है, नगर पालिका सीवेज, इसमें भी आपका किसी न किसी जैविक तत्वों का मिश्रण होता है, जैविक पदार्थ होते हैं जो भी इसमें सीवेज में होता है। हम जैविक कचरा, जैविक फल फ्रूट सब्जी आदि का कचरा, ये सब तो डालते हैं ना, इस ये निष्प्रोजीन सब्जियां हो गया। कागज, कहीं ना कहीं कागज किससे बनता है, पेड़ पौधों आदि से बनता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा अजैव अवक्रमणित प्रदूषक तत्व की। निष्क्रिय कागज, ये भी किसी न किसी प्रकार से हमारे जीव जंतु पौधों या पेड़ पौधों से बना होता है। लेकिन जो टीन के डब्बे हैं ना, ये एक धातु टाइप में आ जाएगा, ये अजैव अवक्रमणीय प्रदूषक में आ जाएगा। अब मेरे शायद मैं आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहूँगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो मेरे को मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है, कमेंट में। अम्ल वर्षा के लिए बिल्कुल आपको मैंने पहले बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, चलिए आज से फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यूरो थर्ड तक संबंध किससे है? बेसिकली क्या है कि डीजल वाहन को ना, डीजल वाहन को शीशा रहित करने के लिए ये बेसिकली प्रोजेक्ट लाया गया था। तो यूरो जो थर्ड है ना, ये आपको वाहन प्रदूषण से संबंधित है। तो बेसिकली क्या है कि यूरो थर्ड मॉडल के जो भी इंजन बनाए जाएंगे उनमें शीशा रहित पेट्रोल का ही यूज़ किया जाएगा। शीशा बेसिकली क्या होता है, जब पेट्रोल में शीशा बनाया जाता है तो वो किस लिए बनाया जाता है शीशा, उसमें जो पेट्रोल में नॉइज होता है ना, इंजन में जो नॉइज होता है उसको कम करने के लिए बनाया जाता है। पर वही शीशा वायुमंडल में घुल जाता है, और वही वायुमंडल में हमारे श्वास के माध्यम में, हम जीव जंतुओं में फेफड़ों में चला जाता है, और वो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्रेन हेमरेज या ट्यूमर आदि की संभावना रहती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इस मॉडल को अपनाइए, यूरो थर्ड को, जिससे वाहनों में प्रदूषण कम हो सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाहन प्रदूषण नियंत्रण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसमें नापा जाता है? डेसिबल में, सब जानते हैं। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ये आपको बता ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का पाषाण कर्कट कैंसर मुख्यतः किसके प्रदूषण से होता है? तो देखिए, जब चमड़े के कारखाने का प्रदूषण होता है ना, उसमें क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसको पीलापन बढ़ा देता है ताजमहल का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों से निकलने वाले प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो वाहनों से निकलने वाले जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ठीक है, जिसमें CO2 होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रदूषक होते हैं। अच्छा, अगला क्या है? प्लास्टिक का जलना क्या उत्पन्न करता है? तो प्लास्टिक पॉलीएथिलीन होता है, तो पॉलीकार्बोनेट बाइफिनाइल, ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा सब निकलता है, लेकिन मेन इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मिनी माता क्या व्याधि का कारण ये है आपका पारक अधिकता, पारक विषाक्तता। हुआ क्या था कि मिनी माता क्या है, मिनी माता एक जापान में जगह का नाम है। ठीक है, मिनी माता जापान में जगह का है, जो उनके नदी और समुद्रों में जो पारे की अधिकता के कारण, जो मतलब फैक्ट्रियों आदि से पारा निकला है, वो जब पानी में घुलने के कारण वहाँ की मछलियों ने इसका सेवन अधिक कर लिया था। और मछली का सेवन कौन किया? मानव ने किया। तो मानव जो उतने भी वहाँ पे प्राणी थे, मिनी माता नामक जगह पर जितने भी वहाँ पे मानव थे, उनमें पारे की अधिकता विषाक्तता के कारण एक मिनी बहुत भयंकर बीमारी ने रूप ले लिया था, जिससे उस तत्कालीन समय के अनुसार मिनी माता नाम की बीमारी, इसका नाम रखा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजनित मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सहजीवी। ये सहजीवी कहा जाता है। ठीक है, ओके। परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ट्रासले द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख घटक है
तो प्रमुख घटक आपके ये सभी हो जाएंगे, जीवीय घटक, अजीवीय घटक, ऊर्जा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ अपना पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें एक आध उत्तराखंड का, जैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, और इसके बारे में यही जानकारी है। अगला आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील माना जाता है? जो पश्चिम घाट है, सर्वाधिक जैव विविधता इसी में पाई जाती है। ठीक है, ओके। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है IUCN के द्वारा। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है? तो ये जो किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। देखिए, इन सीटू और एक्स सीटू में अंतर आपको समझना होगा। इन सीटू का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार के प्राणी जो उसी प्रकार के वायुमंडल या उसी प्रकार के पर्यावरण दिशा में रह सकते हैं, तो वो उनको एक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, ताकि उनको किसी उठा के दूसरे स्थान पर ले गए तो शायद उनकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, अब दूसरा जो एक्स सीटू आता है, एक्स सीटू का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के प्राणी जिनको एक जगह संरक्षित हम रख सकते हैं एक ही प्लेस पर। ठीक है, जैसे मान लो चिड़ियाघर है, अब चिड़ियाघर आपने देखा होगा तो कई प्रकार के जानवर होते हैं चिड़ियाघर में, तो उनको भी एक्स सीटू में संरक्षण में रख द्वारा आपको परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन जो इन सीटू होता है, इन सीटू जैसे अपना जैसे मान के चलो ये हो गया अपना कॉर्बेट नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व के लिए बेसिकली उसी प्रकार की टाइगर के लिए कंडीशन वहाँ पर डेवलप की गई है, ताकि वो टाइगर ही वहाँ पर रह सके। जैसे भी कुनो नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया, उस चीतों को पर्टिकुलर वही चीतों को उसी जगह रहने की इन्वायरमेंट को क्रिएट किया गया, तो उसको इन सीटू कहा जाता है। वहाँ पे और कोई जानवर ऐसे नहीं रखते, वो कोई वहाँ पे भैंस कुत्ता बिल्ली सब डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ टाइगर के लिए गया, तो इस तरीके को ही इन सीटू कहा जाता है। और एक्स सीटू जहाँ पर सभी प्रकार के जानवर पशु पक्षी आदि को रख सकते हैं। तो ये हो गया इन सीटू और एक्स सीटू का अंतर। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यानों में मैंने बताया ना आपको, इन सीटू हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल कार्बेट, इसका एग्जाम्पल मान लो कार्बेट नेशनल पार्क, इसका हो गया चिड़ियाघर कोई भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक हिमालय में है। ठीक है, अगस्तमलाई बिल्कुल केरल में, कंचनजंगा जो सिक्किम में है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, ये हिमाचल प्रदेश में। आप इसमें कमेंट करके बताइए कि इसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब कब मतलब विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आप नेट पे सर्च करके करेंगे, थोड़ा सा आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सर्च करके कमेंट करिएगा। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है, तो भारत का प्रथम जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, ओके। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। देखिए, अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको पता है भूमध्य रेखा में 0 डिग्री पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो और धूप की मात्रा सर्वाधिक, जो धूप होती है सर्वाधिक पड़ती है इस पर। तो सिर्फ देखो, अब धूप भी मिल रही है और वर्षा भी भरपूर हो रही है, तो पेड़ पौधों को और चाहिए। तो इस वजह से जैव विविधता सर्वाधिक होती है, वहाँ हर प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में से 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, निम्न निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। देखिए, एजोला क्या होता है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। या एक प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक है, एजोला एक जीवाणु होता है। ठीक है, और इसको अगर नील हरित शैवाल के साथ मिलाया जाता है ना, तो ये एक कृषि के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा उर्वरक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका मेघालय में। यूके लोअर PCS 2016 का भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता क्या है? ठीक है, जैव विविधता क्या है? संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन, संपूर्ण परितंत्रता का योग, पादप वृद्धि, जंतु विविधता, सांस्कृतिक पर्यावरण का योग। तो इसका सिंपल आपका आंसर लग ही रहा होगा, संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीनों, संपूर्ण परितंत्रों का योग। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जॉइंट पांडा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ये 2021 में जो लोअर PCS या अपर PCS में किसी एक में क्वेश्चन आ रखा है ये वाला। सिमलीपाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का, तो ये सिमलीपाल उड़ीसा में। तो ये थे हमारे कुछ पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे, पसंद आए ना है, एग्ज़ाम में आए तो उसको आपको अटैम्प्ट करना कर लेंगे आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और तब तक के लिए बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद।